चलेंगे। कल हमने कल हमने आधे कंप्लीट किया था मिकाओ सुइची की स्टोरी। अब हम उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। चलिए, तो कल हमने देखा था कि जब उनको वो एनर्जी महसूस हुई और जो सारे मिराकल्स धीरे धीरे करके उनको समझ में आने लगा, उसके बाद उन्होंने अपने जो फ्रेंड थे मॉन्क रॉबर्ट, उनके पास गए और सारी कहानियां सुनाई। वहां पे उनका भी ट्रीटमेंट इन्होंने किया, जो कि मतलब पूरी तरह से बेडरिडन हो चुके थे। वो कहीं ना कहीं कुछ ही दिनों में वो उठ के खड़े हुए और तभी उनको भी भरोसा हो गया था और उन्होंने यही ब्लेसिंग किया उसुई जी को कि जाओ उसुई, अभी बहुत सारे दुख दरिद्र बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको तुम्हारी विद्या की आवश्यकता है। जाओ, पूरी जगत की कल्याण के लिए आप यहाँ से निकलो। और वही उसी दिन से उसुई जी ने अपनी मतलब ये जो रेकी की जर्नी शुरू की। और अब हम चलते हैं उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, तो पता नहीं ये बढ़ा है, थोड़ा सा कम करते इसको। 1 मिनट, थोड़ा सा। चलिए, तो अब हम देखते हैं उसी दिन से मिकाओ उसुई जी, जो एकदम जो पॉवर्टी वाली स्टेज में जो लोग रहते थे, उनके एरिया में जाके इन्होंने क्या किया, उनकी सेवा करना चालू किए और उनको अपनी स्पर्श से उनकी चिकित्सा करना शुरू कर दिए। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनको ये एहसास हुआ कि उन्होंने वो फ्री का शुरू किया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनको ये एहसास हुआ कि लोग आते हैं, हील तो होते हैं, उनकी बीमारियां जाती तो हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में वो क्या करते हैं कि वही भीख मांगने लग जाते हैं और फ्री का ही तो मिल रहा है, इसीलिए वो क्या करते हैं, बार बार वहीं पे आते हैं। अब वहां क्या हुआ, उनको एक चीज, गौतम बुद्ध की कही हुई एक चीज उनको याद आया, जो कि उन्होंने ग्रंथों में पढ़ा था कि ये जो शरीर है ना, शरीर की शुद्धि करने से पहले आत्मा की शुद्धि होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आत्मा शुद्ध होती है तो कहीं ना कहीं शरीर और कुछ भी नहीं, इसकी परछाई है, तो वो अपने आप से शुद्ध होगा। तो तभी उनको ये एहसास हुआ कि जितने दिन तक हम यहाँ से फ्री में करते जाएंगे, उतने दिन तक लोगों को एहसास नहीं होगा और वो खुद के ऊपर काम नहीं करेंगे, ताकि वो आगे जाकर मतलब अच्छे रह सके, वो खुद अपनी हीलिंग और ये ना मतलब खुद को संभाल सके, खुद की सहायता कर सके। तो उन्होंने वहां पर उनको और भी बहुत सारी चीजों का ज्ञान हुआ कि गौतम बुद्ध जी ने ये भी कहा था कि सिर्फ भूखे को खाना दो और जो सही में थर्स्टी है, जिनको सच्ची में प्यास है, उन्हीं को पानी पिलाने की जरूरत है। इसका मतलब है सिर्फ जरूरतमंद ही उसकी उस चीज की कदर कर सकता है जो उसके पास नहीं है। अगर फ्री में दिया गया, चाहे वो ज्ञान हो चाहे वो कुछ भी हो, उसकी कदर इस दुनिया में करने वाले कोई नहीं है। और तब से उसुई जी ने ये जो एनर्जी एक्सचेंज की जो प्रथा, ये जो विधान है ना, वहां पे उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था। तो उन्होंने यही कहा कि कुछ ना कुछ है ना, लेन देन की प्रक्रिया होना ही होना है। और तब से जैसे कि हम एनर्जी लेते हैं यूनिवर्स से, तो हमें किसी ना किसी माध्यम से यूनिवर्स को भी कुछ ना कुछ देना होता है। और ये एनर्जी एक्सचेंज की प्रथा जो वहां से शुरू हुआ। तो कम से कम जिनके पास पैसे नहीं है या फिर है ना देने लायक नहीं है, कम से कम वो क्या कर सकते हैं, ग्रेटिट्यूड तो दे सकते हैं। तो किसी ना किसी तरह से हमें एक्सचेंज करना है, कुछ देते हैं तभी कुछ लेना चाहिए। तो उसके बाद ये प्रथा और भी स्प्रेड हुई और ये जो रेकी है, उसको
कैसे मतलब वर्ल्ड वाइड, अभी यहाँ पे तो हमने देखा कि उसुई जी ने अपना ट्रीटमेंट करना वगैरह वो सारी चीजें शुरू किए है। अब वर्ल्ड वाइड फिर से कैसे रेकी स्प्रेड हुआ उस चीज को देखेंगे। अच्छा, उससे पहले और एक चीज है, वहां पे इन लोगों के आत्मा के अंदर शुद्धि लाने के लिए, उनको प्यूरिफाई करने के लिए डॉक्टर मिकाओ उसुई जी ने 5 प्रिंसिपल्स बनाए। तो आज से अगर आप रेकी चैनल बनने जा रहे हैं तो डेली ये 5 प्रिंसिपल्स आपको दोहराने पड़ेंगे, कम से कम एक एक 3 3 बार। ठीक है। और उनका पहला प्रिंसिपल था कि ओनली फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री, मतलब केवल आज के दिन क्रोध नहीं। देखिए, हम जब भी ये जो शब्द यूज करते हैं कि केवल आज के दिन, अगर कोई आपको बोलेगा कि तू पूरा मतलब गुस्सा होना बंद कर दो, हमें तुरंत लगेगा कि भाई ये कैसा मतलब ये तो पॉसिबल है ही नहीं, पूरी तरह से हम गुस्से को कैसे छोड़ दें। लेकिन अगर कोई आपको ये बोलेंगे कि बस एक ही दिन के लिए आपको क्रोध को छोड़ना है, तो ऑटोमेटिकली हमारी सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेती है, चलो एक ही दिन की बात है ना, कल से देखेंगे। तो आज अगर गुस्सा आया तो आपके गुस्से को क्या बोलना है कि आज के दिन में गुस्सा, कोई गुस्सा नहीं। तो हर एक चीज में ये जो आज के दिन, एक दिन के लिए आप करके चलिए और यही दोहराएंगे नेक्स्ट डे। तो डेली आप अगर वही प्रण लेते हैं, वही प्रतिज्ञा करते हैं कि बस आज एक ही दिन के लिए मैं इसको फॉलो करूंगा या फिर फॉलो करूंगी, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो आपकी आदत बनने लगती है। ठीक है। तो चलिए और एक बार देख लेते हैं। तो पहला प्रिंसिपल है ओनली फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री, केवल आज के दिन क्रोध नहीं। सेकंड प्रिंसिपल, ओनली फॉर टुडे आई विल नॉट वरी, केवल आज के दिन कोई चिंता नहीं। 3 3 बार दोहराना है सभी को, मन ही मन अभी से दोहरा सकते हैं। ठीक है। ओनली फॉर टुडे आई विल डू माई वर्क ऑनेस्टली, इसका मतलब है केवल आज के दिन हर एक काम ईमानदारी से, मतलब कल चाहे मैं बेईमानी कर लूं, लेकिन आज के दिन है ना एकदम ईमानदारी से हर एक काम को करना है। हर एक काम मतलब ये नहीं कि सिर्फ जॉब सेक्टर में, आप अगर खाना खा रहे हो तो भी उसको ऑनेस्टली करो, आप अगर झाड़ू लगा रहे हो तो भी उसको ऑनेस्टली करो, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर करके चले जाओ। हर एक चीज में ईमानदारी नाम की चीज है ना, बस कितने दिन तक फॉलो करना है, बस एक ही दिन के लिए, बस आज के दिन, आज के दिन, केवल आज के दिन हर एक काम ईमानदारी से। और फोर्थ प्रिंसिपल हो गया हमारा ओनली फॉर टुडे आई विल लव एंड रेस्पेक्ट ऑल थिंग्स, केवल आज के दिन, केवल आज के दिन सभी के लिए करुणा, सभी के लिए, चाहे वो छोटे कीट पतंग हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे अमीर हो गरीब हो, चाहे कोई भी हो, सभी के लिए केवल आज के दिन, एक ही दिन के लिए मैं सभी को प्यार करूंगा। ठीक है। और द लास्ट प्रिंसिपल इज ओनली फॉर टुडे आई विल बी ग्रेटफुल एंड एक्सेप्टिंग, केवल आज के दिन जो जैसा चल रहा है उसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ, करता हूँ, या फिर है ना मतलब केवल आज के दिन सभी के लिए आभार। ये रेकी के जो 5 प्रिंसिपल्स हैं, हर एक रेकी चैनल को डेली, डेली उसको 3 3 बार दोहराना है, कम से कम एक ही बार दोहरा लीजिए तो भी काफी है। राइट। अब हम चलते हैं कि ये जो रेकी डॉक्टर मिकाओ उसुई जी के नेक्स्ट लेवल पे कैसे गया, मतलब लोगों के पास ये कैसे स्प्रेड हुआ। तो ये जो आप देख रहे हैं बीच में जो पिक्चर है, ये है मिस हवाओ टकाटा। ठीक है, नाम थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा, राइट। HAWAYO, फिर टकाटा। एक्चुअली ये है ना एक कैंसर पेशेंट थी जो कि डॉक्टर उसुई जी के पास अपनी ट्रीटमेंट कराने के लिए जापान आई थी, और उनकी कैंसर तो ठीक हो ही गई,
उसके बाद उनको ये विधि मतलब ये विद्या उनको इतनी अच्छी लगी कि वो क्या किए, वो डॉक्टर मिकाओ उसुई से ये विद्या सीखने लगे और उसके बाद उन्होंने अपने देश में जाके वो स्प्रेड किए। तो ऐसे करके वो वेस्टर्न कंट्री तक चली गई इनके द्वारा। अब और एक जो उनके डिसाइपल थे, वो है ना नेवल ऑफिसर थे। उनका नाम था उनका नाम था चुजीरो हयासी। ठीक है, नाम थोड़े से ये हैं। तो चुजीरो हयासी, राइट। ये क्या किए, डॉक्टर मिकाओ उसुई से ये इन्होंने भी ये विद्या ग्रहण की और उसके बाद धीरे धीरे इनके द्वारा और भी डिसाइपल्स मतलब इन्होंने और बहुत सारे लोगों को सिखाया। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके इनके शिष्य वो बढ़ते गए। और इंडिया में फर्स्ट ऑफ ऑल किन्होंने, डॉक्टर शर्मा जी ने, है ना। उनका नाम क्या था, कविता शर्मा, मैं भूल गई, थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, ठीक है। शर्मा जी ने, एन के शर्मा, सॉरी, ठीक है, गुरु की नाम ही, सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई, ठीक है, अचानक से माइंड ब्लैंक हो गया था। तो एन के शर्मा जी और उनकी पत्नी सविता शर्मा, इन दोनों ने इंडिया को ये विद्या इंडिया में लेके आए और धीरे 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 वर्ल्ड वाइड मतलब हर एक कंट्री में ऐसे उनके डिसाइपल ऐसे स्प्रेड होती गई। ठीक है, अब आपको पता चला, जब पहले दिन हमने ये देखा था कि ये भारत की विद्या थी, लेकिन पूरी ब्रह्मांड में घूम घूम के फिर से आई, जिसका नाम था स्पर्श चिकित्सा से इसका नाम बन गया रेकी। ठीक है, अब हम चलेंगे, यहां से है ना प्रैक्टिकल की चीजें शुरू होती है, तो थोड़ा सा क्लास में ध्यान दें। इतना तक तो हो गया हमारा थ्योरी पार्ट, जो भी हो। यहां से आपको हर एक चीज डिटेल में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि रेकी में हम सोल लेवल पे काम करते हैं अपने शरीर के चक्रास के ऊपर। ठीक है, तो उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ऑरा, ऑरा क्या है, राइट। तो चलिए हम बात करते हैं ये ऑरा की। ये ऑरा बेसिकली एक इनविजिबल एनर्जी फील्ड होती है। इनविजिबल मतलब ये एकदम क्लियरली दिखाई नहीं देती, ऐसा नहीं कि नहीं दिखाई देगी। आप रेकी में उतरते जाओगे, जब ध्यान वगैरह करके आप स्पिरिचुअल लेवल पे और भी थोड़ा सा हायर एनर्जी में पहुंचोगे, तो आप है ना, आप ये ऑरे को देख भी सकते हो। ठीक है, एट द बिगिनिंग ये आपको इनविजिबल लग सकती है, राइट। तो इसे कहा जाता है कि एक इनविजिबल एनर्जी फील्ड होती है, जो हमारे बॉडी के चारों तरफ नेचुरली बनी रहती है, उसको कोई बनाता नहीं है, वो मतलब वैसे ही बनी रहती है नेचुरल प्रोसेस में। आप इसे एक प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हो, जो हमेशा हमारे साथ रहती है, चाहे हम उसे देखें या ना देखें। ये ऑरा हमारे माइंड, इमोशंस, अपनी बॉडी और अपनी आत्मा, सोल, सबका रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन मतलब कैसे है, मतलब हमारा माइंड कैसा है, बॉडी कैसा है, हमारी इमोशंस की बैलेंस कितनी है, ये सारी चीजें हम ऑरा से देख सकते हैं, राइट। तो ऑरा एक मतलब ब्राइट लगती है, जैसे एक सॉफ्ट लाइट अपने अराउंड ग्लो कर रही है। कब लगेगी ये, जब हम मन से मतलब दिल से खुश हैं और हम अच्छी सेहत मतलब हमारी हेल्थ भी अच्छी है, जब हमारी शरीर अच्छी कंडीशन में होती है, मेंटल बैलेंस होती है, तब हमारी ऑरा है ना एकदम से शाइनिंग वाली, जो ब्राइट लाइट जैसी लगती है, राइट। तो आपने सुना होगा गौतम बुद्ध, कभी उनके पिक्चर्स देखे हो ना आप। ये कहा जाता है कि गौतम बुद्ध जब ध्यान में बैठते थे, तो उनके चारों ओर एक गोल्डन लाइट दिखाई देती थी, और वो कम से कम है ना 200 मीटर तक स्प्रेड होती थी। और यही कारण है कि कोई अगर बंदा उनसे कुछ पूछने के लिए आते थे, तो उनको पहले से ही पता चल जाता था उनके बारे में, क्योंकि उनकी ऑरा इतनी एक्सपैंड हो चुकी थी। ठीक है, तो वही उनकी ऑरा मतलब क्या है, उनकी जो प्योर काम ऑरा थी, जो उनकी मतलब अंदर की जो शांति है ना, वही दिखाती थी, क्योंकि अंदर वो इतने शांत थे, और यही कारण था उनका ऑरा 200 मीटर तक फैलने का।
इसी तरह जब कोई भी व्यक्ति बहुत दयालु हो या प्रेम से भरा हुआ होता है, तो उसके पास रहना अपने आप ही मतलब अच्छा लगता है। अगर कोई अच्छे व्यक्ति हैं, तो उनके पास हमें बैठने का मन करता है। क्यों बैठने का मन करता है? क्योंकि वो उनका ऑरा है ना, वो अच्छा होता है, बहुत पॉजिटिव होता है। और इसी तरह जब कोई व्यक्ति बहुत दयालु या प्रेम से वो अगर कोई व्यक्ति है ना बहुत दुखी है, अगर वो क्रोध में है, तब क्या लगेगा? जब प्रेम से भरा हुआ है तो ब्राइट हो गया। अब अगर गुस्से में है, बहुत स्ट्रेस है या फिर डल है, बहुत हेवी फील कर रहा है, तब कैसे लगेगा? उसका ऑरा बहुत डल लगेगा। मतलब ब्राइटनेस वो एकदम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे होके कम हो जाएगी। और तो अगर हम सिंपल वर्ड में इसको समझना चाहें, तो ऑरा है ना एक जस्ट दर्पण जो बोलते हैं मिरर की तरह काम करती है। अब मिरर हमें क्या दिखाती है? हमारी चेहरे को दिखाती है। वैसे ही हमारा ऑरा हमारी इनर स्टेट को दिखाती है। मतलब हमारी अंदर भी क्या चल रहा है, उससे प्रभावित होती है सभी की ऑरा। ठीक है? हर व्यक्ति का ऑरा है ना अलग-अलग होते हैं, यूनिक होती है। किसी का सॉफ्ट ब्लू होता है, मतलब कलर भी यहाँ पे अलग-अलग होता है। हम अभी थोड़ा-सा मतलब डिफरेंट टाइप्स कैसे होते हैं ऑरा के वो देखते हैं। ठीक है? तो किसी का ना ब्राइट येलो कलर का होता है, किसी का गोल्डन शाइनिंग होता है और किसी इंसान है ना, इंसान का नेचर है ना, जैसे इंसान के नेचर अलग-अलग होते हैं, वैसे ही उनके ऑरे का कलर है ना वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, राइट? तो अगर हम छोटा-सा हम यहाँ पे एग्जांपल मैं देना चाहूँगी यहाँ पे कि आप बैठे हो, सपोज़ कहीं एक जगह पर आप बैठे हो और कोई व्यक्ति वहाँ पे आते हैं, राइट? बहुत बार ऐसा होता है कि उनके कुछ बिना बोले ही कोई भी बिना मतलब बातचीत के भी है ना एक अजीब सी पॉजिटिविटी महसूस होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बंदा एंटर करता है तो अजीब सी नेगेटिविटी भी महसूस होती है। तो वो बस इसीलिए होता है कि उनकी ऑरा जैसा है, वैसे ही वाइब्रेशन क्रिएट होती है अपने आसपास, राइट? अब हम थोड़ा-सा देखेंगे यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ ऑरा मतलब किस तरह के ऑरे होते हैं और इनको जानना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा-सा ध्यान देके सुनें, राइट? तो पहला होता है हमारा फिजिकल ऑरा। ये हमारी बॉडी की हेल्थ को दिखाती है। इसका मतलब है अगर हम एनर्जेटिक हैं, अच्छी हेल्थ है अभी बहुत अच्छी मतलब हेल्दी हैं, तो ऑरा ऑटोमेटिकली ब्राइट होती है। लेकिन बॉडी अगर टायर्ड हो, है ना, आप काम कर कर के आए हो, बॉडी टायर्ड हो या फिर है ना डल हो, सिक हो, तो क्या होगा? थोड़ा सा उसमें अलग सा होता है उसका कलर, इतना ब्राइट नहीं होगा तभी, राइट? नेक्स्ट ऑरा चलते हैं हम इमोशनल ऑरा। और ये इमोशनल है ना हमारी फीलिंग से जुड़ी हुई होती है। जब हम लव, केयर या फिर हैप्पीनेस फील करते हैं, तो ऑरा है ना एकदम ग्लोइंग सा होता है, मतलब एक शाइनिंग वाली ऑरा होती है। और जब हम टेंशन या डर में होते हैं, गुस्से में होते हैं, तो एक क्लाउडी जैसे मतलब क्लाउडी क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा डार्कनेस उसमें दिखाई देती है अपने ऑरे में, राइट? नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप का ऑरा हो गया हमारा मेंटल ऑरा। ये हमारे थॉट्स जो है ना, हमारी जो विचार हैं उनसे उनसे है ना एक तो थॉट प्रोसेस को दिखाती है और कहीं ना कहीं हमारी जो कंसंट्रेशन है ना उसको दिखाती है। ठीक है? तो अगर हम हमारी माइंड है ना क्लियर है, फोकस्ड है, स्ट्रांग है, तो ओवरथिंकिंग या कंफ्यूजन में नहीं है, तो ब्राइट दिखती है। अगर कंफ्यूजन, ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस ये सब है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा? थोड़ा सा वही अंधेरा जैसा, क्लाउडी जैसा दिखेगा। नेक्स्ट हो गया हमारा स्पिरिचुअल ऑरा। ये हमारे सोल कनेक्शन और डिवाइन अवेयरनेस को दिखाती है। ये हमारी सोल कनेक्शन और है ना किसको दिखाती है? अवेयरनेस को दिखाती है। इसका मतलब है मेडिटेशन या प्रेयर के बाद आप कभी देखे हो, तुरंत मेडिटेशन करने के बाद है ना आपकी ऑरे में एक ब्राइट लाइट जैसे दिखाई देगी। और वही अगर स्ट्रेस में हो तो धुंधला धुंधला सा दिखाई देगा, राइट?
मेडिटेशन करते हो, कोई भी योगा वगैरह करते हो, ऐसे कोई भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो ना, तो कहीं न कहीं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपकी ऑरा भी है ना ऐसे दूर तक एक्सपैंड होने लगती है, दूर तक फैलने लगती है। ठीक है? नेक्स्ट हम चलेंगे एनर्जी ऑरा की तरफ। ये जो एनर्जी ऑरा है, ये लाइफ फोर्स एनर्जी यानी कि जो प्राण वायु बोलते हैं, प्राण वायु किसको बोलते हैं? हमारी जो अंदर जाती है वायु और बाहर आती है, वही तो हमें जिंदा रखने का काम करती है और इसे कहते हैं हमारी प्राण वायु। अगर ये जो फ्लो एकदम से मतलब उसको रिप्रेजेंट करती है, ये अगर एनर्जी फ्रीली आपके अंदर फ्लो हो रही है, तो ऑरा ऑटोमेटिक शाइनिंग होगा और स्ट्रांग होगा। अगर इनमें कोई दिक्कत है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, थोड़ा सा ब्लैक जैसे ऐश कलर जैसे आ जाएगा, धुंधलापन। ठीक है? तो यहाँ पे देख लीजिए, जब व्यक्ति का ऑरा, यहाँ पे देखो आप कलर्स देख पा रहे हो। हमने जो अभी डिफरेंट मतलब टाइप्स के देखिए, ये जो ऑरे का कलर आप देख पा रहे हो स्लाइड में, इसको हम सेकेंड थर्ड लेवल में और थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप इतना देख लीजिए, ये जो कलर्स दिख रहे हैं, ये जो आदमी के चारों तरफ देखो एक आउटलाइन जैसे दिख रहा है, वो कौन सा कलर किस चीज को दिखाती है। बस आज के लिए इतना ही देख लीजिए, क्योंकि आप अभी लेवल 1 पे हो। जैसे जैसे अपनी लेवल बढ़ेंगी, तो ये सारी चीजें भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है? तो ये है कि ऑरा कलर एंड देयर मीनिंग्स। तो येलो कलर जो दिखाती है, यहाँ पे येलो कलर दिखाती है अपनी मेंटल क्लैरिटी को और हैप्पीनेस को और कॉन्फिडेंस को। ब्लू कलर दिखाती है अपने अंदर की जो शांति है, अपने अंदर की जो सच्चाई है, कामनेस को दिखाती है और बैलेंस को दिखाती है। ग्रीन कलर दिखाती है अपनी हेल्थ कंडीशन को, हेल्थ कैसा है, अपनी लव। ठीक है? आगे जाके देखोगे कि ये ग्रीन कलर ये सब चीजें क्यों दिखाती है, अगले पड़ाव में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में ही। तो बिल्कुल टेंशन ना ले, समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो हेल्थ को दिखाती है, लव को, अपने अंदर जो प्यार है, जो कंपैशन सहानुभूति है, उसको दिखाती है। रेड कलर वैसे तो एनर्जी को दिखाती है, अपनी पैशन, पैशन मतलब कुछ कर दिखाने की शक्ति, वो एंजाइटी मतलब वो एंक्सियसनेस कुछ करने की, करेज, अपने अंदर जो शक्तियां हैं, है ना, वो सबको दिखाती है रेड कलर। पर्पल कलर दिखाती है हमारी स्पिरिचुअल कनेक्शन को, स्पिरिचुअल अवेयरनेस को और अपनी इंट्यूशन मतलब जो पूर्वाभास होती है ना, उसको दिखाती है। व्हाइट कलर दिखाती है प्योरिटी को, डिविनिटी को और जो अंदर की जो शांति है ना, इनर पीस को दिखाती है व्हाइट कलर। ठीक है? अब ये जो ऑरा है आपको दिखाई देगा जब ये सारी चीजें अपने अंदर बैलेंस्ड हैं। ठीक है? मन की हालत ठीक है, शरीर की हालत ठीक है, हेल्थ वाइज हम अच्छे हैं। अगर ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तब ये मतलब हर एक व्यक्ति का ऑरा ऐसे दिखेगा। देखो कहीं पे भी कुछ भी नहीं है, एकदम प्लेन लाइन और हर एक कलर है ना एकदम अच्छे से दिख रहा है। लेकिन ये ऑरा है ना इम्बैलेंस होती है। समझ में आ रहा है? अब हम चलते हैं, देखेंगे कि ऑरे में अगर मतलब कोई इम्बैलेंस होती है तो क्या होता है, कैसे दिखता है और क्या-क्या कारण है ये ऑरा इम्बैलेंस होने की। ठीक है? चलिए, अब देखिए दोनों चीजों में आपको फर्क नजर आया। हमने अभी थोड़ी देर पहले एक ऑरा देखा था, यहाँ पे देख लीजिए। ये जो ऑरा है, ये जो ऑरा है और अभी जो हम देख रहे हैं ये वाली ऑरा, फर्क आपको नजर आ रहा है? देखो वहां पे ना हर एक लाइन एकदम प्लेन सा सिंपल सा था, एकदम लाइन अच्छी से। यहाँ पे क्या है, सारे के सारे जिगजैग हैं। ठीक है? अब ये जिगजैग जो है, ये किस चीज की निशानी है? इसका मतलब है कि अपनी ऑरा है ना इम्बैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है, कहीं कहीं प्रॉब्लम है। अब आगे जाके देखेंगे कि हम कैसे पता चलेगा कि कौन से एरिया में हमें प्रॉब्लम आ रही है। ये वाली देखो इम्बैलेंस्ड ऑरा की पिक्चर है और ये जो लेफ्ट वाली पिक्चर है, यहाँ पे तो ऑरा बिल्कुल ही खराब है। समझ में आ रहा है? तो चलिए थोड़ा सा इसके कारण क्या क्या है, किस चीज के कारण है ना ये इम्बैलेंस होता है, वो भी देख लेते हैं। देखो, जब ज्यादा मेंटल स्ट्रेस रहता है
और कंटिन्यूअसली हम है ना किसी चीज को सोचते रहते हैं, तभी क्या होता है कि ज्यादातर मेंटल ऑरा इम्बैलेंस होती है। मेंटल ऑरा से क्या होगा, शरीर पे उसका इफेक्ट होगा और बॉडी में बाकी मतलब अदर लेवल्स पे भी है ना ये इम्बैलेंसिंग वो क्रिएट हो जाएगी, राइट। अब अगर हमारी इमोशंस है ना नेगेटिव होंगे, जैसे कि हमें गुस्सा आएगा, जेलसी फील होगी, गिल्ट फील होगी, है ना, वो सारी चीजें अगर अपनी अंदर जमा हो जाते हैं तो स्पिरिचुअल अवेयरनेस से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं हम। ये सांसारिक मतलब गंदे चीजों को अगर अपने अंदर भरोगे तो अच्छी चीजों से तो कनेक्शन नहीं हो पाएगी। तो ऑब्वियस वाल मतलब कॉमन सी बात है। तो यही चीज होता है स्पिरिचुअल, जब अवेयरनेस से हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तभी ऑरा इम्बैलेंस हो जाती है, राइट। क्यों? क्योंकि हम अपने हायर सेल्फ से जुड़ ही नहीं पाते, कांटेक्ट हो ही नहीं पाती। फिजिकल इलनेस, अगर कोई इंजुरी लग गई हो, कहीं पे आपको मतलब चोट लगी हो, या फिर है ना आपकी एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब है, तो भी ऑरे में ऐसे मतलब जिगजैग टाइप के ऐसे आएंगे, राइट। और कभी कभी कैसे मतलब नेगेटिव एनवायरनमेंट में चले जाते हो, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, स्मशान हो गया, ऐसे कहीं पे भी जगह पे जाते हो तो भी कहीं ना वहां पे क्या होती है कि जहाँ पे ब्लैक मैजिक वगैरह थोड़ा सा होता है, जहाँ पे ऐसे लोग प्रैक्टिस करते हैं, अगर उस एरिया में आप जाते हो तो भी हेवी एनर्जी हमारी वीक मतलब ऑरा के अंदर घुसने की कोशिश करती है और वहां पे भी अपने ऑरा को एकदम से वीक बना देती है, ठीक है। देखिए, आपने ये भी देखा होगा कि टायर्डनेस जब ज्यादा होती है तभी क्या होती है, जब हम टायर्ड होते हैं, जब हमारे अंदर नेगेटिविटी भरती है, तभी बाहर की नेगेटिव एनर्जी अपने ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। तो हमेशा उस चीज से बच के रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खुद को पहले इतना पॉजिटिव रखो कि कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऑरा के आसपास भी ना भटक सके, राइट। इतना तक समझ में आ गया क्यों ऑरा हमारा इम्बैलेंस होती है। अब इस ऑरे को अगर फिर से बैलेंस करना है तो हमें क्या क्या करना है, चलो फास्ट फास्ट स्टार्टिंग में बताओ। अगर इसी इम्बैलेंस ऑरे को हमें फिर से बैलेंस करना है तो क्या करना है, मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हैं, रेकी हीलिंग के थ्रू कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को सही करके कर सकते हैं। फिर नेचर के बीचों बीच जाके शांत वातावरण में थोड़ी देर बैठेंगे तो भी है ना धीरे धीरे मन शांत होगा और अपनी ऑरा भी है ना फिर से थोड़े थोड़े करके है ना बैलेंस होने लगेगी। तो ये सारे जो चीजें हैं वो इन सारी चीजों से ऑरा इम्बैलेंस होती है और क्या-क्या हमें करना पड़ता है इसको फिर से बैलेंस करने के लिए, ठीक है। इतना तक कोई डाउट है? हम अगर पॉजिटिव थिंकिंग अपने अंदर भरने लग जाएं तो क्या होगा, ऑरा बैलेंस फिर से होगा या नहीं होगा? होगा ना, बताइए। अगर अपनी सोच ही हम पॉजिटिव कर लें तो भी तो ऑरा बैलेंस हो जाएगी, राइट। योगा मेडिटेशन से जैसे मैंने कहा वो भी हो जाएगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज, अगर रोज थोड़ी थोड़ी करके पॉजिटिविटी और एनर्जी क्लिंजिंग करे तो हमारी ऑरा भी उतनी ही ब्राइट और अच्छी बन जाएगी। अब डेली क्लींजिंग के क्या-क्या प्रोसेस हैं, हम सेकंड लेवल में बताएंगे। समझ में आ रहा है? ये जो क्लींज मतलब हाउ टू क्लींज आवर ऑरा, ये प्रोसेस हम कब बताएंगे, वैसे फर्स्ट लेवल में ही मैं बताऊंगी, लेकिन वो सिर्फ है ना मैन्युअली रहेगा। लेकिन आगे जाके आपको डिफरेंट मेथड्स पता चलेगा कि अपने ऑरे को हम कैसे क्लीन कर सकते हैं और उसको बैलेंस करते हैं। मतलब अगर मेडिटेशन नहीं करते हो, योगा नहीं करते हो, वो सब चीजों को अगर हमने जितने सारे डिस्कशन किए अभी उनको परे हटाओगे तो नेचुरल प्रोसेस में भी है ना हम ऑरे को कैसे क्लीन करेंगे वो थोड़ी फर्स्ट लेवल की ट्रेनिंग होने के बाद आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रेकी, राइट। वो क्या है, चलो गेस करो जल्दी से, गेस करो भाई, चलो मैंने तो चक्रास मैम, 7 चक्रास। जी, राइट। अब हम पहुंच गए अपने चक्रास। अब आप ये सोच रहे होंगे कि चक्रास का क्या लेना देना है। देखिए,
मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगी, इलेक्ट्रिसिटी है ना वो प्रोड्यूस होती है कहीं पे, ठीक है। देखो क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने की जगह होती है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस तो होती है। वहां से कैसे होती है, वहां से सप्लाई किया जाता है बड़े बड़े ट्रांसफार्मर वहां पे। उसके बाद देखेंगे कि 2-3 गलियों में एक छोटा छोटा ट्रांसफार्मर लगा है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आएगी यहाँ पे इस ट्रांसफार्मर में। इन ट्रांसफार्मर से क्या होती है, लोगों के मतलब हर एक घर को जाती है, जहां पे उसका कनेक्शन रहता है, कहाँ पे रहता है, अपने जो मेन स्विच है ना वहां पे कनेक्शन रहता है। चलो, पावर स्टेशन में आपकी इलेक्ट्रिसिटी बन गई, सारे ट्रांसफार्मर तक है ना सप्लाई हो गई, लेकिन जब तक आप अपने घर के अगर मेन स्विच ऑन नहीं करते हो, तो क्या आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी? नहीं। अब देखो, पूरे ब्रह्मांड में इतनी सारी एनर्जीज हैं, लेकिन जब तक आप खुद की मेन स्विच ऑन नहीं करोगे, तो ये एनर्जी आप तक पहुंचेगी कैसे? और जब तक ये एनर्जी आप तक पहुंचेगी नहीं, तो क्या फायदा, अंधेरे में ही तो हो। समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है। एनर्जी की बात कर रही हूँ, देखो मेरे हाथ पैर मतलब पूरे के पूरे गूज़बम्प्स आ रहे हैं, और यहाँ पे पूरा देखो, मीनाक्षी दी फिर से स्टार्ट हो गया मेरा। ठीक है, बात करूं तो बस, रुक जा भाई रुक जा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमें अगर अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी लानी है, तो पहले हमें क्या करना है, अपने घर की मेन स्विच ऑन करो, राइट। तो इसका क्या मतलब है, सीधा सा मतलब है कि खुद को अगर इस ब्रह्मांड की एनर्जी से कनेक्शन बनाना चाहते हो, तो खुद की जो मेन स्विच है ना उसको ऑन करके बैठो, तब जाके ब्रह्मांड से वो एनर्जी आएगी। समझ लिया आपने? ठीक है। तो ये चक्रास है क्या, कौन बताएगा अभी? कौन बताएगा चक्रास क्या है? ये मैम जो, हमारी इनर पावर। नहीं 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 नहीं, चक्रास है ना वो, जो जो सप्लाई के है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, आप इसको छोटा ट्रांसफार्मर ले लो, आप इसको है ना मेन स्विच ले लो, एक है ना कनेक्शन जहां पे देखो मेन स्विच का एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्यों दिया, जस्ट ए मिनट प्लीज। देखिए, हमने यहाँ पे जो ये एक कनेक्शन मतलब हर पार्ट की जो कनेक्शन है ना कहाँ पे जाके बनती है, देखो मेन स्विच जो है ना, हर एक कमरे की जितने सारे वायर हैं वो जाके मेन स्विच में मतलब मेन वहां पे जुड़ती है या नहीं, जुड़ती है ना। हर एक कमरे की कनेक्शन कहाँ पे जुड़ती है, आपके घर में जो मेन स्विच है वहां पे जुड़ती है। वहां से एक कनेक्शन जाता है पोल, इलेक्ट्रिक पोल जो बाहर होता है, ठीक है। तो ये है ना मेन जो कनेक्ट पॉइंट है, मतलब सप्लाई के जो मेन पॉइंट है, ये चक्रास है। अब समझ में आया, किसी को कोई डाउट है? जब ऑरा हमारी है ना, ये एनर्जी फील्ड, तो ये है ना बाहर की चीजों को दिखाती है। अभी हमने ऑरा ऑरा के बारे में पढ़ा, ऑरा क्या दिखाती है, हमारी चारों ओर जो एनर्जी फील्ड है ना, अभी वो समझा ना आपने? हाँ, तब चक्रास है ना हमारी अंदर की एनर्जी को कंट्रोल करने वाली पॉइंट्स हैं। अब समझ में आया? हमारी जो एनर्जी है हमारी बॉडी की, उन सारे एनर्जीज को कंट्रोल करने का पॉइंट्स जो हैं अपने शरीर में, उसी को कहा जाता है चक्रास। और मेन हमारे शरीर में अभी के लिए जानने के लिए तो 7 चक्रास ही पढ़ो, उसके आगे बहुत सारे हैं। समझ में आ रहे हैं? तो देखो, जैसे मेन स्विच में अपनी पावर सप्लाई आ गई, चलो अगर उसको स्विच ऑफ कर लोगे तो लाइट जलेगी क्या?
क्या लाइट जल सकती है? अगर मेन स्विच आपका ऑफ है तो। चाहे आप कमरे की स्विच ऑन करो तो क्या जलेगा? नहीं जलेगा। तो वैसे ही क्या होगा, अगर ये चक्रास आपके ब्लॉक हो जाए, चक्रास अगर इनकी कंडीशन अगर सही नहीं है, तो क्या होगा कि ये जो एनर्जी फ्लो है ना, वो रुक जाएगी, वो ब्लॉक हो जाएगी। समझ में आ रहा है? इसका मतलब है इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? ऑन रखना पड़ेगा। ठीक है। अब चलिए एक एक करके इन सातों चक्रों को समझते हैं। पहला कौन सा है? पहला कौन सा है? हमें ना नीचे से देखो, यहाँ पे क्या है देखिए, ऊपर से नीचे तक है। हम यहाँ पे कहाँ जाएंगे? नीचे से ऊपर तक जाएंगे। ठीक है। मैं आपको जो जो बताती जाऊंगी आप उसको देखते जाना। ठीक है। चलिए पहले हम चलते हैं रूट चक्र। रूट चक्र को कहा जाता है हिंदी में मूलाधार। ये दो दो नाम है ना, आपको याद रखने ही पड़ेंगे। मूलाधार या रूट चक्र कहा जाता है। तो इसका लोकेशन है ना स्पाइन के जो बेस, मतलब जो टेलबोन पॉइंट है ना, वहां पे होती है। अपने प्राइवेट ऑर्गन जहां पे है उसी मतलब वहीं पे नीचे है। राइट। और मतलब स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी नीचे तक जाती है ना, एकदम लास्ट आखिरी वाला एरिया, वहां पे होती है हमारी रूट चक्र। और इसका रंग क्या होता है? ये पूरी तरह से एकदम गाढ़े लाल रंग की होती है। कौन सा फंक्शन करता है? देखिए अगले लेवल में है ना, हम इसको और भी डिटेल में समझेंगे, लेकिन फर्स्ट लेवल के लिए इतना ही समझना जरूरी है। ठीक है। ये जो ये क्या काम करती है? ये है ना हमें ग्राउंडिंग देता है। जैसे ग्राउंडिंग हमने पहले से ही सीखा है कि जमीन से जुड़े हुए रहना, तो वो ग्राउंडिंग देता है अपनी रूट चक्र। और कहीं ना कहीं हमें स्टेबिलिटी देता है। और मेन इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है कि अर्थ से कनेक्ट करता है, हमारी पृथ्वी से कनेक्ट करता है हमारी ये रूट चक्र। अब जब इम्बैलेंस होगा तो क्या होगा? मन में डर और इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है। समझ में आया? सोनल बहुत ज्यादा नींद आ रही है क्या? चलिए प्रैक्टिकल करवा दें क्या? नींद नींद निकल जाएगी। चलो हाँ, सेवन चक्र पढ़ ही लेते हैं, उसके बाद करेंगे। उसके बाद है ना, मैं एक बढ़िया सा प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगी और आप देखने का तरीका सीखना चाहोगे? वैसे तो ये सेकंड लेवल की बात है, लेकिन अगर आप चाहो तो मैं सेवन चक्र अगर खत्म हो जाए टाइम से पहले तो मैं बता दूंगी। ठीक है। चलो आप नींद से उठ जाओ सारे। चलो अब हम चलते हैं दूसरे, मतलब नीचे से दूसरे चक्र की, वो है सैक्रल चक्र। SACRAL, सैक्रल चक्र, जो कि हिंदी में उसको स्वाधिष्ठान चक्र कहा जाता है। इसका कलर है, और सॉरी, ये कहाँ पे है? अपनी जो नाभि है ना, नाभि के थोड़े से नीचे है। व्यक्ति की नाभि जो है, यहाँ से आप है ना इंच के हिसाब से ले सकते हो, या फिर है ना 4 उंगली नीचे है, ऐसा लिख सकते हो आसानी से समझने के लिए। 4 उंगली नीचे है नाभि से। इसका कलर होता है ऑरेंज कलर। और ये किस चीज को दिखाती है? क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी को दिखाती है, अपनी इमोशंस को दिखाती है। और कहीं ना कहीं देखो यहाँ से है ना सारे प्राइवेट ऑर्गन्स जुड़े हैं, ये समझ लो। तो सेक्सुअल प्लेजर वगैरह यहीं से देखते हैं। कौन से चक्र से? सैक्रल चक्र। अब अगर ये सैक्रल चक्र ब्लॉक्ड है तो क्या होगा? मूड स्विंग्स होगा, इमोशनल ब्लॉकेजेस आएंगे, और कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिलेशन में प्रॉब्लम आएगी। वहां पे पार्ट में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। ये और भी डिटेल में बाद में पढ़ेंगे सेकंड लेवल में। चलिए नेक्स्ट हो गया हमारा सोलर प्लेक्सस, यानी कि मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र कहाँ पे है? जैसे स्वादिष्टान हमने देखा नाभि से थोड़ा सा नीचे है, 4 उंगली नीचे है, वैसे ही सोलर प्लेक्सस कहाँ है? नाभि से 4 उंगली ऊपर है। अब इसको मणिपुर क्यों कहा जाता है? पहले मतलब मुनि ऋषियों का ये नाम रखा गया है, मतलब मुनि ऋषियों ने ये नाम रखे हैं इस चक्र का, मणिपुर। मणि मतलब क्या है? जेम्स।
समझ में आ रहा है? मतलब ये इतना ब्राइट येलो कलर की है और ये जो अपनी जो बॉडी की है ना, सबसे पावरफुल एनर्जी स्टेशन है। सबसे ज्यादा एनर्जी होती है मणिपुर चक्र में। समझ में आ रहा है? तो क्या यहाँ से क्या होती है, क्या मिलती है आपको? सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलती है और अपनी जो विल पावर है ना वो बढ़ता है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, हर एक चक्र के आसपास मतलब हम जैसे लोकेशन बता रहे हैं ना कि कौन सा चक्र कौन से एरिया में कहाँ पर स्थित है, तो उसके आसपास जो अपनी बॉडी ऑर्गन्स हैं, वो सारे बॉडी ऑर्गन्स के कनेक्शन उस चक्र में आएंगे। कितना आसान है देखो, कितना आसान है। तो मणिपुर चक्र में अगर मैं ऐसे ही रैंडमली ऐसे पूछ लूं कि मणिपुर चक्र से कौन कौन से ऑर्गन्स मतलब कनेक्टेड हैं, आराम से कोई भी बता देगा। अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम, पेट का एरिया, ये जो मतलब जैसे कि हमारी लीवर हो गई, राइट, स्प्लीन हो गई, आंतें हो गए, ये सारे यहाँ पे आ गए। आसान है या नहीं? रट्टा मारने की कोई जरूरत है क्या? नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो अगर ये इम्बैलेंस होती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर बहुत डाउट्स होने लगती है। अपने अंदर खुद को ही हम डाउट कर लेते हैं कभी बहुत। तो तब है ना, आपको समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं सोलर प्लेक्सस में आपकी प्रॉब्लम आ रही है, राइट। और लो मोटिवेशन होती है, हम खुद मतलब मोटिवेटेड नहीं रह पाते। अब नेक्स्ट चक्र की तरफ बढ़ते हैं हम, हार्ट चक्र। इसको कहा जाता है अनाहत, ANAHATA, अनाहत हार्ट चक्र। इसका लोकेशन है एकदम छाती के बीचों बीच, एकदम सेंटर में होती है। यहां से भी देख लीजिए। ठीक है, सारे चक्र होने के बाद ये चीज मैं आपको बताऊंगी। इसका कलर है ना, ग्रीन में हम इसको विजुअलाइज करते हैं और पिंक कलर में भी विजुअलाइजेशन करते हैं। ओरिजिनल चक्र के हिसाब से इसका कलर ग्रीन होगा और इसका फंक्शन ये होगा कि लव, कंपैशन का ये सेंटर माना जाता है। अपने अंदर जो किसी के लिए करुणा भरी होती है, किसी के लिए ममता भरी होती है, वो सारी चीजें कहाँ से देखते हैं हम? हार्ट चक्र से। आपने देखा है ना, कोई कोई व्यक्ति बिल्कुल मतलब कैसे जो भी कुछ दिन पहले ही वो जो सारे की चीरा आए थे ना, मतलब काट के कोई है ना सिलेंडर के अंदर भर रहा है, किसी को पीस पीस काट के बाथरूम के अंदर भर रहे हैं, है ना। ये सारी चीजें है ना कब होती है? जब अपने अंदर इमोशंस की कमी होती है। अगर इमोशनल हो तो ये चीजें हम नहीं कर सकते, है ना। तो या ये क्या होती है कि ये जब इम्बैलेंस होती है तो कहीं ना कहीं लोनलीनेस होती है, जेलसी होती है, और ऐसे सारी मतलब जो काटना, मारना, किसी को दुख देना, वो सारी चीजें आती है अपनी, अगर हार्ट चक्र ब्लॉक है, अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो गया हमारा यहाँ पे एकदम से देखो, अपनी जो गला है ना एकदम सेंटर पे है, थ्रोट चक्र यानी कि विशुद्धि। मैं ये सारा आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगी, आपको करा के बताऊंगी, लेकिन मेरी एक ही कंडीशन है, जब प्रैक्टिकल शुरू होगा प्लीज सभी के वीडियोस ऑन रहना है। नहीं तो मुझे समझ में कैसे आएगा मैं क्या बता रही हूँ, आप क्या फॉलो कर रहे हो? अभी तक तो वैसे थ्योरी चल रही है तो मैं ठीक है, कोई बात नहीं, राइट। तो थ्रोट चक्र है ना, इसका कलर है ब्लू। ये स्काई ब्लू में देखेंगे, ब्लू भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लू कलर्स आर देयर। सो यहाँ पे हम है ना स्काई ब्लू में देखेंगे। विशुद्धि चक्र, बहुत लोग इसको विशुद्ध चक्र भी बोलते हैं, राइट। थ्रोट चक्र, इसका लोकेशन है यहाँ पर थ्रोट एरिया में, राइट। इसका फंक्शन क्या है? मेन है हमारी कम्युनिकेशन और अपनी ट्रूथ, अपनी सच्चाई को एक्सप्रेस करने की जो क्षमता है ना, वो यहाँ से देखी जाती है, राइट। हम कितना तक अपनी अपने अंदर जो चीजें चल रही है, हम उतना मतलब कितना बयां कर पाते हैं, हाउ फार वी आर एबल टू एक्सप्रेस। ठीक है, चाहे वो इमोशन हो, कुछ भी हो, एक्सप्रेसिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स कितना तक आएगा, ये
यहाँ से देखा जाता है, राइट? अगर यही इम्बैलेंस हुआ तो क्या होगा? झूठ बोलना। मेन तो वही है ना, अगर वो सच्चा है तो इम्बैलेंस होने से झूठ बोलना, और खुद को एक्सप्रेस ना कर पाना, या फिर है ना एक्सप्रेशन करने के लिए है ना डर सा महसूस होना, इसके ब्लॉकेजेस से ये सारी चीजें होती है, राइट? अब हम चलते हैं यहाँ पे एकदम सेंटर में, माथे के एकदम सेंटर में, दोनों जो अपनी आईब्रोस है ना उसके थोड़ा सा ऐसे बीचों बीच थोड़ा सा ऊपर, जहां पे पीनियल ग्लैंड है, राइट? वो है हमारा थर्ड आई चक्र, यानी के आज्ञा चक्र बोलते हैं, अजना चक्र भी कहा जाता है। AJNA, अजना चक्र कहा जाता है, आज्ञा चक्र कहा जाता है। देखो, हम इसी चक्र से किसी को भी आज्ञा देते हैं, और यही चक्र किसी का भी है ना आज्ञा रिसीव करता है, इसीलिए इसको आज्ञा चक्र कहा जाता है। समझ में आया? और इसका कलर क्या है? इंडिगो कलर है। मतलब आप इसको इंडिगो, नेवी ब्लू, जो डार्क वाला जो नेवी ब्लू है ना, उसको बोल सकते हो आप। ठीक है, चलो, इंडिगो कलर का है। यहाँ पे सुनिए, स्लाइड में थोड़ा सा गलत है। मैं आपको जब इसको ये करूंगी तो मैं चेंज करूंगी, ठीक है? इस वीडियो में तो ये रिपीट हो ही जाएगा, क्योंकि थर्ड आई चक्र है ना थोड़ा सा पिंकिश टाइप का है, वो वहां पे आप मेंशन कर लीजिएगा कि एक्चुअली ये नेवी ब्लू कलर की है, राइट? जो पर्पल कलर की है ना वो ऊपर जाएगा, वो क्राउन चक्र। थोड़ा सा एडजस्टमेंट में थोड़ी सी मतलब इशू है यहाँ पे, ठीक है? इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा, वीडियो में तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे, आगे जाके मैं स्लाइड में ही इसको बदल दूंगी, राइट? आप इसको नोट कर लीजिए कि यहाँ पे थोड़ा सा ये है, ठीक है? गलती तो अरे इंसान है भाई, सभी से होती है, राइट? चलिए, तो ये इंडिगो कलर की होती है, तो ये इसका मेन फंक्शन जो है, इंट्यूशन और क्लैरिटी को बढ़ाती है। जो पूर्वाभास बोलते हैं ना, पहले की चीजें दिखना, समझ जाना, इंट्यूशन आना, ठीक है? वो अगर इम्बैलेंस हो गया तो क्या होगा? कंफ्यूजन और ओवर थिंकिंग, राइट? चलिए, अब हम चलेंगे सेवेंथ वन, क्राउन चक्र की तरफ। क्राउन चक्र यानी के सहस्त्रार, लोग इसको सहस्त्रहारा चक्र भी बोलते हैं, सहस्त्रहार बोलते हैं या फिर सहस्त्रार चक्र बोलते हैं, क्राउन चक्र। इसका लोकेशन कहाँ पर है? एकदम यहाँ से 2 इंच ऊपर, अपने सिर से 2 इंच ऊपर यहाँ पे है, राइट? और ये वॉयलेट कलर की होती है, और हम इसको व्हाइट कलर में भी विजुअलाइज करते हैं। इधर इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पर्पल, वॉयलेट कलर और व्हाइट कलर, दोनों में किसी में भी आप विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है? चलिए, और इसका मेन फंक्शन क्या है? ये हमें डिवाइन एनर्जी और स्पिरिचुअल विजडम से कनेक्ट करता है। ओके, इम्बैलेंस होगा तो क्या होगा? स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल डिस्कनेक्ट, और अपने अंदर है ना एक खालीपन सा महसूस होगा, एक एम्प्टीनेस होगा, राइट? जब ये सारे चक्र ओपन होते हैं, बैलेंस्ड रहते हैं, तो क्या होता है? एनर्जी फ्लो एकदम बढ़िया अच्छे से चलती रहती है, ऑरा एकदम ब्राइट होती है। अगर इन्हीं में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो क्या होगा? इनमें प्रॉब्लम आ जाएगा तो क्या होती है? इम्बैलेंस होती है, ऑरे में भी फर्क आती है, ठीक है? चलिए, एक छोटा सा, अब हम देख, एक बार मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि शरीर में ये चक्रों का प्लेसमेंट कैसा है। देखो, दिख रहा है सभी को? और थोड़ा सा जूम करूं क्या? अब दिख रहा है सभी को? ठीक है, देखिए। Yes, ma'am. हाँ जी, तो ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है, देखिए, रूट चक्र। रूट चक्र और क्राउन चक्र का प्लेसमेंट देखिए। क्राउन चक्र का ऐसा है ऊपर की तरफ, है ना? इसका जो नुकीला हिस्सा, जो शार्प पॉइंट वाला जो हिस्सा है, वो अंदर की तरफ है, और खुला हुआ हिस्सा, जो ओपन वाला हिस्सा है, वो ऊपर की तरफ है। वैसे ही देखिए, ये जो नीचे का जो रूट चक्र है ना, ये है, मतलब इसका जो शार्प एरिया है वो ऊपर की तरफ है,
अपने इसमें भी ज़ूम कर सकते हो, ठीक है? और नीचे का खुला हुआ हिस्सा है ना, वो नीचे की तरफ है और यहीं से ग्राउंडिंग होती है हमारी, ठीक है? सकराल चक्र देखो, दोनों तरफ होती है। ये जो बीचों-बीच है ना, ये रीढ़ की हड्डी है अपनी जो। बीचों-बीच हो गया हमारा रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी में दोनों तरफ होती है इसका जो ओपन वाला हिस्सा। मतलब ऐसे करके होते हैं दोनों, ठीक है? 2 चक्र नहीं है, एक ही चक्र है। इसका शेप ऐसा है, ठीक है? इसी तरह से बाकी सारे चक्र। सही। समझ में आया? तो बॉडी में कैसा होता है, इसीलिए हम जब रेकी प्रैक्टिस करेंगे, आगे जाके जो पॉइंट्स हम यूज करेंगे, फिर प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो एक चीज याद रखना कि हमारी जो बॉडी है बीचों बीच रीढ़ की हड्डी हो गई, तो सामने की तरफ से भी दिया जाता है एनर्जी और पीछे की तरफ से भी। इसका मतलब क्या है, चक्र की वन ओपनिंग इस साइड है, तो दूसरा ओपनिंग पीछे की साइड में भी तो है। समझ रहे हो, हर एक चक्र का। बस 2 चक्र थोड़े से अलग हैं। कौन सा है? वो एक ही हिस्सा ऊपर की तरफ खुला हुआ है और जो रूट चक्र है उसका देखो नीचे उसका खुला हुआ हिस्सा है ताकि ग्राउंडिंग हो सके। ठीक है? आज हम इतना तक ही पढ़ेंगे। अब हम रिकॉर्डिंग बंद करते हैं। अच्छा, आप कुछ पूछना है यहाँ पे? रिकॉर्डिंग बंद करते हैं।